भजनपुरा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी के मायके से न आने से था परेशान। सुसाइड नोट में सास ससुर को बताया जिम्मेदार। बदमाशों ने ज्वेलर को घायल कर सड़क पर फेंका। सड़क पर खड़ी भीड़ बनी तमाशबीन। कलयुग की सीता ने संकट मोचक बन पहुंचाया अस्पताल, बचाई घायल की जान। सीएम हाउस पर जारी एमसीडी के धरने को मिला निगम कर्मचारियों का समर्थन। बोले निगम कर्मचारी, निगम का पैसा दें केजरीवाल। डीडीए सदस्य ने झिलमिल ब्रांच स्टोर पर मारा छापा। क्लर्क को ड्यूटी से पाया नदारद। भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर निलंबन की मांग की। और लक्ष्मीनगर इलाके में बंद फ्लैट पर चोरों ने दिन दहाड़े बोला धावा। ताला तोड़कर 4 लाख की नकदी और जेवर लेकर फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके से एक सब इंस्पेक्टर के बेटे द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। घटना गढ़ी मेडू इलाके की है। मृतक का नाम रोहित बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी कई महीने से अपने मायके गई हुई थी। सुसाइड नोट में मृतक ने अपने सौतेले सास ससुर पर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक काफी समय से मानसिक तनाव में चल रहा था, क्योंकि मृतक रोहित की पत्नी काफी समय से अपने मायके गई हुई थी और उसके सौतेले माँ बाप उसको ससुराल आने से रोक रहे थे, जिसके चलते उनके बेटे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पूरे मामले की जांच कर रही है। आज मेरे लड़के ने, रोहित ने सुसाइड कर लिया है। मेरा लड़का 5-6 महीने से अपने ससुर व सास एएसआई नरेंद्र, जो रोहिणी जोन बिहार के में है, के कारण वो मेरे लड़के की मिसेज को अपने यहाँ ले गए। मेरा लड़का टेंशन में था, तरह तरह से परेशान कर रहे थे, जिस वजह से मेरा लड़का डिप्रेशन में था और मेरे लड़के ने आज सुसाइड कर लिया। मेरे लड़के ने पॉलिटिकल से सिविल इंजीनियरिंग कर रखी थी, नौकरी करता था। फिलहाल लॉकडाउन नोटबंदी के कारण घर पर रहता था। एक लड़की, बड़ी लड़की है 9.5 साल की, लड़का है 7.5 साल का। 2 बच्चे हैं। पुत्रवधू नहीं टॉर्चर करती थी। पुत्रवधू और मेरे लड़के की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ससुर और सास लड़के की, ये दोनों उसको मिसगाइड करते थे। बहू ठीक थी, लेकिन उन्होंने उसको बहका लिया। इसका साड़ हुआ नरेंद्र, जो सबसे ज़्यादा रोल उसका है, जो दिल्ली पुलिस में है, बिहार के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में। रामायण में हनुमान जी ने किस तरह से मूर्छित हुए लक्ष्मण जी की जान बचाई, ये सभी को मालूम है। लेकिन कलयुग में एक सीता ने संकट मोचक बन सड़क पर खून से लथपथ पड़े एक घायल व्यक्ति की जान बचाई है। घायल व्यक्ति एक ज्वेलर था। सीता ने जब लोगों से मदद मांगी तो सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सीता से ज्वेलर का ये दर्द देखा नहीं गया और उन्होंने ज्वेलर को सड़क पर प्राथमिक उपचार दिया और ऑटो करके ज्वेलर को सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचाई। जान बचाने वाली सीता उर्फ सिया एक छात्रा हैं, साथ ही राष्ट्रीय स्तर की किक बॉक्सर भी हैं। वो शकरपुर इलाके में रहती हैं और रोज की तरह सैर पर निकली थीं। सीता ने बताया कि जब वो सैर करते हुए लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति खून से लथपथ सड़क पर पड़ा है। लोगों की भीड़ उसे देख रही है। वो मदद मांग रहा है, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं जा रहा। वो घायल व्यक्ति के पास पहुंची और भरोसा दिलाया कि उनके होते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मौके पर कई पुरुष खड़े थे। उन्होंने उनसे मदद मांगी, लेकिन सभी ने यह कह दिया कि वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। उसके बाद वो सब इतना सब करके घायल को एक अस्पताल लेकर गईं। तो उनका आरोप है कि अस्पताल ने घायल का इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद वो उन्हें डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल लेकर गईं, जहां उन्हें भर्ती किया गया। उनका कहना है कि स्कूल और कॉलेज में उन्हें प्राथमिक उपचार के बारे में बताया गया था, जो अब जाकर काम आया है।
सर जब मैं मॉर्निंग का वर्कआउट करने जा रही थी तो मैं आनंद विहार की साइड जा रही थी। दैन मैं 100 मीटर की डिस्टेंस चलने के बाद मुझे एक कोइंसिडेंट मिलता है, एक पेशेंट पड़ा हुआ, तो वो उसके जो साथ में एक पर्सन होता है वो हेल्प बोल रहा होता, बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि फर्स्ट कि एक शराबी पड़ा होगा, देन फिर देखा कि हाँ कोई इंजर्ड है, तो फिर वहाँ पे लोगों की भीड़ भी होते हुए भी और वो अकेले पड़ा हुआ था। अकेले पर कितने लोग थे वहाँ पे? लगभग कितने लोग होंगे वहाँ पे? सर यही होंगे 15-20 के समथिंग तो थे, अगल बगल दूरी पे थे सर। अगल बगल मतलब देख रहे थे साथ? यस सर। तो किसी ने मदद नहीं करी? नहीं सर। फिर आपने क्या स्टेप लिया गया? जी आपने क्या स्टेप लिया? सर मैंने उनको देखा कि अरे वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्डली प्रॉब्लम में आ रहा था कि मेरा बैग, तो फिर मुझे उनको बचाने में बस मदद की कि हाँ यार कुछ नहीं, चलो छोड़ो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने उन्हें मोटिवेट किया, पूरे तरीके से कोऑपरेट किया और उन्हें जस्ट लाइक CPR दिया। देन वो थोड़ा सा सही हुआ। यहाँ पर शांति मुकुंद हॉस्पिटल है, वहाँ गई थी, पर वहाँ के लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं दिया और वापस भगा दिया। देन मैंने उनसे पूछा कि मैं इस केस में कहाँ लेके जाऊँ, तो उन्होंने हेडगोर हॉस्पिटल बताया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर MCD के तीनों मेयरों का धरना 5वें दिन भी जारी है। सीएम हाउस पर बैठे तीनों MCD के मेयरों और पार्षदों को अब MCD के कर्मचारियों का समर्थन भी मिलने लगा है। निगम कर्मचारियों का कहना है कि केजरीवाल सरकार निगम का पैसा दे। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर निर्मल जैन का कहना है कि हमने हर महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल को निगम की आर्थिक स्थिति से अवगत कराया और फंड को जारी करने की मांग के लिए पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन माहेश्वरी का कहना है कि बकाया फंड मिलने तक धरना जारी रहेगा। जैसा तीनों मेयर हमारे CM आवास पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर क्योंकि उसमें हमारे निगम के सभी कर्मचारियों के वेतन को लेकर है, उनका एरियर है, कच्चे से पक्के भी जब ही हो पाएंगे जब पैसे आएंगे। इसमें डेथ केस वाले भी हैं, करुणामूलक आधार पर जो लगे उनके आश्रितों को नौकरी, तो वो नौकरी भी दी जानी है, पक्की दी जानी है, तो उसमें पैसे का भाव है। तो अगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास 13,000 करोड़ बैलेंस है तो शीघ्र देने का वो करें, क्योंकि कहीं भी ना कहीं राजनीति के शिकार कर्मचारी होते हैं और एक देसी मिसाल है कि भैंसों की लड़ाई में झुंडों का नुकसान। तो हम तीनों मेयरों का, निर्मल जैन जी का, सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे कर्मचारियों की बात को लेकर वहाँ बैठे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ हैं, तन मन धन से हम अपनी पूरी ताकत उनके साथ लगा देंगे। अगर हमें बैठना पड़ा धरने पर तो हम भी बैठेंगे। जैसा अभी डोर टू डोर का भी मामला चला है, डोर टू डोर में जो हमारी माताएं बहनें काम करती हैं उनका रोजगार छिन चुका है, वो भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे। तो ये सब बातें हैं, इन सभी बातों को लेकर हम भी मेयर साहब के साथ CM आवास पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य और निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने आज अचानक झिलमिल जनरल ब्रांच स्टोर पर छापा मारा, जहां उन्होंने डैम्स डिपार्टमेंट में कार्यरत क्लर्क संजय गुप्ता को ड्यूटी छोड़कर गोदाम के पास पाया। इसके बाद श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि क्लर्क संजय गुप्ता अपनी ड्यूटी पर न जाकर गोदाम के पास खड़े रहते हैं और लाइसेंस इंस्पेक्टर अतिक्रमण से उठाकर जो सामान लाते हैं, संजय गुप्ता उस सामान को स्टोर कीपर से मिली भगत करके रजिस्टर में न चढ़ाकर सामान के मालिक से रिश्वत लेकर फ्री में छोड़ देते हैं, जिससे निगम को हर साल करोड़ों का चूना लग रहा है। श्याम सुंदर अग्रवाल ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कमिश्नर दिलराज कौर और शाहदरा साउथ जोन के उपायुक्त को वीडियो भेजकर क्लर्क को तुरंत निलंबित करने की मांग की है। पिछले 15 दिनों से शिकायत मिल रही थी कि डैम्स डिपार्टमेंट में कार्यरत एक क्लर्क जिसका नाम संजय गुप्ता है, पहले वो LI का काम देखता था, उसको वहां से भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया था, डैम्स विभाग में ले जाया गया था, लेकिन वह लगातार झिलमिल स्थित गोदाम में जाता था। वहां जो हम लोगों से अतिक्रमण किया हुआ माल उठाते थे, उन लोगों से सेटिंग करके उनका नाम लिस्ट से कटवा कर
सामान की लिस्ट में जब नाम कट जाता था तो उनसे आधे पैसे लेकर सामान को छोड़ देता था, जिससे हर महीने लाखों रुपए नुकसान पूर्वी दिल्ली नगर निगम को हो रहा था। मेरे संज्ञान में मामला आया, मैंने आज जाकर वहां पे अचानक छापा डाला और छापे में पाया कि वो व्यक्ति वहां खड़ा था और मैंने उसकी वीडियो बना के, उसकी क्लिपिंग बनाकर मैंने अपने पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कमिश्नर दिलराज कौर को वीडियो और अपना लेटर भेज दिया है। इसके अलावा वहां जो उपायुक्त हैं शारदा दक्षिण क्षेत्र के श्री नेडू चेजियन, उनको भी मैंने वीडियो और उसके बर्खास्ती का लेटर मैंने भेज दिया है। तुम यहाँ पे लोगों का सामान बेच के खा रहे हो? अभी आया हूँ सर मैं तो। अभी नहीं आया, मैं 1 घंटे पहले, मुझे मालूम है तुम यहाँ खड़े हो। मैं अभी आया हूँ मैं तो मैं भी तो कह रहा हूँ, तुम क्यों आए हो यहाँ पे? मैं अभी आया हूँ सर, मैंने अभी गाड़ी भेजी है लड़के की सही करा के। किसकी गाड़ी भेजी है? तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? डैम्स में जी। कहाँ बैठना चाहिए तुम्हें? डैम्स में। इस टाइम कहाँ पे ड्यूटी पे होना चाहिए? आया हूँ सर। नहीं, मैं डेली की रिपोर्ट है तुम्हारी मेरे पास। मेरी डेली की रिपोर्ट है संजय जी, मैं डेली की रिपोर्ट है। यहाँ क्यों खड़े हो आप, क्यों आते हो यहाँ पे? मैं अभी आया हूँ सर। तुम्हारा यहाँ पे स्टोर पे क्या काम? यहाँ पे यहाँ अभी नहीं आए हो आप? डेली यहाँ पे पैसे इकट्ठे करने आते हो, लोगों का सामान बेचते हो। किसको ऐसी कॉम बताओ, कोई आदमी लाओ ना। मैं ला दूंगा, मैं एविडेंस बताऊंगा तुम्हें, एविडेंस बताऊंगा तुम्हें। दो ना सर। तुम यहाँ के पहले यहाँ पे क्यों खड़े, जब तुम्हारी ड्यूटी में आए तो? बाहर खड़ा हूँ मैं। क्यों खड़े हो, क्यों खड़े हो? लक्ष्मी नगर इलाके में एक बंद फ्लैट में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने फ्लैट का ताला तोड़कर नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। पीड़ित जब फ्लैट पर पहुंचा तो उसे चोरी का पता चला। पीड़ित का नाम शेखर अबरार अहमद बताया जा रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित परिवार के साथ एक फ्लैट में किराए पर रहता है। उसके परिवार के बाकी लोग गांव गए हुए थे और पीड़ित अपनी जॉब पर गया था। इसी दौरान दिन दहाड़े चोरों ने करीब 4 लाख की चोरी को अंजाम दे डाला। पीड़ित फोटोकॉपी मशीन ठीक करने का काम करता है। घर पे चोरी हुई थी। मैं जब घर पे घुसा था तो ताला जिसमें कुंडे में लटकता कुंडा टूटा हुआ था। अंदर लाइट वाइट ऑफ थी सारी। फिर मैंने लाइट ऑन करके देखा तो पूरा कमरा बिखरा हुआ पड़ा था। फिर मैंने लाइट ऑन करके देखी तो अलमारी सारे सामान सारे नीचे फेंक रखे थे, जो कीमती सामान, कुछ कैश, कुछ जेवर, एक मोबाइल, कुछ गैजेट्स, सारे लेके भाग गए लोग। मैंने आते ही पीसीआर को कॉल की। पीसीआर वाले आए आधे घंटे बाद लगभग। उन्होंने बयान लिया। फिर उन्होंने बोले लोकल इंचार्ज जो आएंगे उनको लिखवा देना कंप्लेंट आप। तो वो लोग आए नहीं। उनको बुलाने के बाद वो लोग 2 घंटे बाद आए। तो उनके सामने सामान उठा के देखा तो हमने कुछ सामान मिला ही नहीं। फिर उन्होंने बोला थाने में आकर रिपोर्ट करवाई। अगले दिन आके हमने लगभग ये सारी सामान मिला के लगभग 4 के आसपास जी। ये किशनगंज एक्सटेंशन लक्ष्मी नगर में है। यहाँ पे तो कुछ सेव नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार बोल रहा है सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, ये लगाए हैं, वो लगाए हैं, कुछ तो ऐसा नहीं है। हर दिन चोरी हो रहा है, हर दिन। इलाके में और भी चोरी होती है? हाँ होती है। हमारे नीचे 2 साल के नीचे चोरी हुआ था। पुलिस वाले का कहना है कि रोज चोरी हो रहा है। रोज चोरी हो रहा है। परसों शाम में अजक्स के गली पे सुन रहे हैं चोरी हो रहा है, हो गया था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में पेश किए गए बजट पर राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता कुमारी रिंकू का कहना है कि ये बजट नहीं है, बल्कि सिर्फ पेपर्स की फॉर्मेलिटी की जा रही है। वहीं नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि नए टैक्स का वो विरोध करते हैं और नए कर नहीं लगने देंगे। वहीं बीजेपी नेता संदीप कपूर का कहना है कि नए टैक्स हम भी नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन जितना बजट तैयार किया जाता है उतना पैसा हमें नहीं मिलता। आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं, देखिए रिपोर्ट। बड़े दुख की बात यह है कि पूरे 4 साल बीत चुके हैं, ना निगम पार्षदों के लिए डेवलपमेंट के लिए कोई फंड है, ना सफाई कर्मचारी की सैलरी देने के लिए फंड है। इस कोरोना काल में जिसने अपनी सेवा दी है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, हमारे डीबीसी कर्मचारी हो, किसी को सैलरी नहीं मिली। और कल बजट पेश किया गया। बजट है ही नहीं तो बजट मतलब सिर्फ पेपर फॉर्मेलिटीज़ किस लिए की जा रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स दुखी हैं, कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है और ऊपर से आप लोगों ने कर लगा दिया। आपको पता है कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, लोगों के व्यापार बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई। उसके बावजूद मतलब आप प्रॉपर्टी टैक्स में भी टैक्स लगा रहे हो, 3 नए कर आप लोगों के ऊपर थोप रहे हो। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नाजायज़ चीज़ें हैं और इसको निगम को सोचना होगा, क्योंकि जो निगम होती है वो लोगों को सुविधाएं देने के लिए हैं। हम लोग सुविधा तो दे नहीं पा रहे और उनसे पैसे लेने की बात करें। संपत्ति हस्तांतरण जिसपे 2% और 3% का टैक्स लगा करता था,
उस पे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेताओं ने मांग करी है कि 2 वाले को 3 कर दिया जाए और 3 को 4 कर दिया जाए। तो इस तरीके से 1% की जो वृद्धि है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। ऐसे समय में जब कोरोना चल रहा है, जब सारी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, सारी सरकारें कोरोना पीड़ितों की मदद और आम जनता की मदद करने के लिए लगी हुई हैं, उनके रोजगार की फैसिलिटी को मुहैया कराने के लिए लगी हुई हैं, उनको अन्न उपलब्ध कराने की उसमें लगी हुई हैं। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जो 3 नए कर लगाए, शिक्षा उपकर, सुधार कर, आजीविका व्यवसाय कर, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं। ये जो बजट है ये 4,647 करोड़ का है। ये अमाउंट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथियों ये इतना पैसा हमें कभी मिलता नहीं है। 50% से भी कम पैसा मुश्किल से 2,400 या 2,500 करोड़ मिलता है, जिसका 90% पैसा जो है वो तनख्वाह और इन सारे कामों में खर्च हो जाता है और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ वो साफ सफाई के लिए 8-9% बचता है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जितना बजट हम बनाते हैं और जितना पैसा हमें मिलता है उसका 70% हमें ग्रांट के रूप में मिलता है, तब हमारा काम चलता है। क्योंकि जो हमारे आंतरिक स्रोत हैं, जो हमारे सिस्टम है, उसमें से मुश्किल से हम 30% पैसा ले सकते हैं। इसीलिए आज केजरीवाल के घर के बाहर हमारे मेयर पिछले 5 दिन से बैठे हैं और जो उन्होंने फंड दिल्ली सरकार ने संविधान के हिसाब से जो फंड देना है वो रोका हुआ है। तो आने वाले समय में इस बजट को हम एनालाइज करेंगे। नए टैक्सेस हम नहीं लगाना चाहते। बीते दिन बीजेपी के युवा मोर्चा ने मनीष सिसोदिया के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर हमले का आरोप लगाया है। इस बारे में हमने दिल्ली की तीनों मुख्य पार्टियों से बात की और उनका रुख जाना। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। देखिए, जो ये कर रहे हैं ना, बस में ये गंदी राजनीति कर रहे हैं और दोनों पार्टियां, मैं समझता हूँ ये दिल्ली के काबिल नहीं है, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी। एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। उसने कह दिया मारने की धमकी दे दी और जो यूथ के इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग थे कार्यकर्ता, तो मनीष सिसोदिया के घर जाके उन्होंने हमला कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए, साफ सुथरी राजनीति करें। आपस में झगड़ा करने से क्या मिलेगा? अब वो धरने पे बैठे हैं, क्या पर्पस है लोगों का धरने में बैठने में? एक ही ड्रामा है। 2022 में क्योंकि इलेक्शन होने हैं कॉर्पोरेशन के, सब उसी इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी अपनी झूठ बोलने में लगी हुई है, आम आदमी पार्टी अपने झूठ बोलने में लगी हुई है और दोनों पार्टियां झूठ बोल रही है। मसला ये है कि हम 1.5 लाख करोड़ का टैक्स दिल्ली सरकार केंद्र को देती है, बदले में हमें क्या मिलता है? 325 करोड़। अगर यही जो बाकी सब राज्यों को 40% मिलता है, अगर हमें 60,000 करोड़ में मिल जाए तो हम ये 13,000 करोड़ बड़ी खुशी खुशी उनको दे दें। केंद्र का पैसा हमें, जो दिल्ली वालों को अपना जो जायज़ हिस्सा है वो नहीं मिलता, उसकी वजह से दिक्कत है। और केंद्र सिर्फ दिल्ली के साथ ऐसा नहीं कर रहा, सारे राज्यों के साथ पीएम केयर फंड का पैसा पीएम साहब खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। भावाशेष में कुछ भी कहा जा सकता है। अगर आप सीएम साहब को घर में नज़रबंद कर दें, दिल्ली देश की राजधानी और राजधानी के जो सीएम है उसको आप घर के अंदर से बंद कर दें, तो ये कहाँ तक जाएगा? आप समझे, ऐसे में यानी भावनाएं गर्म होंगी कहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेयर को पीटने लग जाएं या हम प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ करने लगे। हमने ऐसे नहीं किया। हाँ, अपनी बात जरूर रखी कि ये जो बात कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। सीएम साहब को घर में बंद करना कहाँ तक जाएगा, बताओ। केजरीवाल जी उनकी सुनवाई तो नहीं कर रहे, इसके बदले में उनके कार्यकर्ता मेयर को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। इससे आक्रोशित होकर हमारे युवा मोर्चा ने मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी जताई, अपना गुस्सा जताया और ये हमारा राजनीतिक लोकतांत्रिक अधिकार है। उस अधिकार का प्रयोग करते हुए युवा मोर्चा ने जो प्रदर्शन किया है, मैं उसके लिए अपने युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई देता हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने का काम किया है, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत किसी को किसी की हत्या की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है, जैसे कि हमारे मेयर से अगेंस्ट दी गई है। इसलिए मैं इस धमकी की आलोचना करता हूं। मनीष सिसोदिया ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जो हमला बताया है, मैं इसकी निंदा करता हूं और अपने युवा साथियों को फिर से बधाई देता हूं। कोरोना वायरस आने के बाद से ही दुनिया की नजर वैक्सीन पर है। इस महामारी के खात्मे की सबसे बड़ी उम्मीद कोरोना वैक्सीन ही है। उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन देश में पब्लिक के बीच आ सकती है। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद हमारी टीम ने राजीव गांधी हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजीत जैन से बात की।
इस दौरान डॉक्टर का कहना था कि ये खुशी के संकेत हैं कि जो वैक्सीन ब्रिटेन में शुरू हुई है वो 95% असरदार है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार कोरोना संक्रमित होता है तो उसके लिए ये कितनी कारगर है और इसको लगाने के बाद कितने दिन तक दोबारा कोरोना नहीं होता है। ये आंकड़ा, हालांकि ये आंकड़ा आना भी बाकी है। इसी सीरीज में इस कोविड बीमारी से लड़ने के लिए हमारी जो एक उम्मीद थी और अब वो उम्मीद पूरी हुई है, ये कोविड वैक्सीन को लेके। कोविड वैक्सीन या वैक्सीन बाय एंड लार्ज जो बनते हैं या तो किल्ड वायरस से, वायरस को एक केमिकल से या हीट से मारा जाता है इन ए कैलकुलेटेड वे कि वो रिप्लिकेट तो ना हो सके लेकिन वो अपनी इम्यूनोजेनिसिटी बरकरार रखे और शरीर में दे तो इम्यून रेस्पॉन्स पैदा कर दे। जो पहले वायरस वैक्सीन बने थे वो किल्ड ही थे। पोलियो वैक्सीन ओरल या रेबीज़ वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो सबसे पहले काम में दिया। दूसरा होता है एटेन्यूएटेड, जिसके अंदर इस वायरस की मारते तो नहीं है बट इसकी इफिकेसी को इतना कम कर देते हैं कि इसकी विरुलेंस 100 गुना से भी ज़्यादा कम हो जाती है। ये जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो हमारा एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाला जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया बना रहे हैं, ये एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। स्पुतनिक 5 एक एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और एटेन्यूएटेड वैक्सीन कैमसाइनो जो चाइना का है जिसको जून में पूरा मिलिट्री को लगाया गया, वो भी एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इन तीनों वैक्सीन के अंदर एडिनो वायरस को एज वेक्टर काम में लिया है। और किल्ड वैक्सीन जैसे CNBG वालों ने बनाया जो सऊदी अरब में चल रहा है विद एडजुवेंट एलम। जो मुश्किलात हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने इसको बहुत ही कट शॉर्ट किया, स्पीड अप किया प्रोसीजर, तो हमें कई चीज़ों के बारे में डेफिनेटिव डेटा नहीं है हमारे पास में जो हमें वक्त के साथ मिलेंगे। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट कितने सीरियस होंगे एक हद तक हमें पता है, बट और ज़्यादा कितने होंगे हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि इसकी इम्यूनिटी आखिर कितने टाइम लास्ट करेगी। क्या हमें हर 4-6 महीने में या हर साल या हर 2 साल हमें क्या ये रिपीटेडली लगाना पड़ेगा। इसमें जो एडवर्स इफेक्ट है मेनली देखा गया कि फीवर है, माइल्जिया है, सीवियर हेडेक है, मॉडरेट हेडेक है या हैंगओवर टाइप सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों को ये सिम्टम्स सेकंड डोज लगने पे काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। इसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कहाँ और कितने होंगे हमें नहीं पता है, क्योंकि एक स्टडी अभी कंडक्ट हुई है और चल रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।